स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 18 महीने की लंबी राजनीतिक अस्थिरता के बाद अब वो वक्त आ रहा है जब बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं। अब से कुछ घंटों बाद बांग्लादेश में वोटिंग होगी, लेकिन सवाल यह कि क्या सबसे पहले निष्पक्ष वोटिंग हो पाएगी? दूसरी बात यह, क्या बीएनपी वर्सेस जमात में कौन वहां पर सरकार बना सकता है, और भारत के नजरिए से बांग्लादेश का चुनाव कितना अहम है? मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में क्या अच्छे दिन लौटने वाले हैं या फिर आतंकवादी सरकार एक बार फिर से अपनी मनमानी करके चुनाव में बवाल करवा सकती है। क्या लग रहा है पंकज जी आपको? मैं दर्शकों के लिए आसान शब्दों में यह रख देता हूं कि बांग्लादेश में फिलहाल स्थिति क्या है, किस किस पार्टी के बीच मुकाबला है, वो जो छात्रों का आंदोलन था उनकी पार्टी का क्या हुआ, और फिलहाल किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, क्या क्या एजेंडा है भारत को लेके। जो अभी मुख्य मुकाबला है खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनके एक तरफ ये हैं और दूसरी तरफ हैं जमाते इस्लामी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 35 साल बाद बांग्लादेश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार 35 साल कैसे कह रहे हैं, शेख हसीना थी। तो जब से बांग्लादेश बना है तब से या तो शेख हसीना या खालिदा जिया या शेख हसीना, वही पाकिस्तान वाला हाल था। 2-3 फैमिली के बीच होती रही। निधन हो गया। हाँ, खालिदा जिया का निधन हो गया और शेख हसीना भारत में है। तो इस बार जो भी बनेगा वो कोई नया होगा। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा ये है कि दोनों के मेन लीडर कौन है। बीएनपी के हैं तारिक रहमान, जो कि 17 साल से ब्रिटेन में थे और इन पर कई करप्शन के चार्जेस वगैरह थे, केस वगैरह था, इसलिए ये भाग के ब्रिटेन में रह करते थे। वही सब कुछ ये देख रहे थे 17 साल। अपनी मां के निधन के बाद ये आए हैं और एक सिंपैथी वेव है इनके प्रति कि चलिए खालिदा जिया गुजर गई और इनका कहना है कि हम खालिदा जिया के सपनों का बांग्लादेश बनाएंगे जैसा वो चाहते हैं। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी है जिसके हेड हैं शफीकुर रहमान। याद कीजिएगा, इधर तारिक रहमान, उधर शफीकुर रहमान। वही शफीकुर रहमान जो कहता है कि ऑफिस में कंपनी में काम करने वाली महिलाएं वेश्याओं के समान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये शफीकुर रहमान है। इनकी जमाते इस्लामी पार्टी है, कभी भी पाकिस्तान से अलग होना चाहती ही नहीं थी। यानी ये प्रो पाकिस्तानी फोर्स हैं जो हमेशा इस बात के लिए अफसोस करते हैं कि मुसलमानों को बांट दिया। और ये बहुत दिनों तक इनकी पार्टी पर बैन लगा रहा था। अब जब आवामी लीग को नहीं लड़ने दिया जा रहा है चुनाव, तो फिर इनके लिए बाहर आ गया कि बीएनपी के अलावा भी तो हैं। लेकिन इन दोनों के संबंध तो भारत से कभी बेहतर रहे नहीं। तो यहां पर भारत के लिए समस्याएं हैं, कोई भी सत्ता में आए तो। भारत के साथ दिक्कत यह है कि शेख हसीना को भारत का समर्थक माना जाता था और जो भी जेंजी का रिवॉल्यूशन हुआ वो शेख हसीना के खिलाफ हुआ, यानी भारत के भी खिलाफ हुआ। तो अब जो भी पार्टी वहां है वो ये कह रही है कि भारत की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कौन कम भारत विरोधी है उसको हमें देखना है कि भाई तारिक रहमान है कि जमात वाले हैं। अब आते हैं, एक तीसरी पार्टी भी है। वो पार्टी है छात्रों की, जिन्होंने जेंजी रिवॉल्यूशन के नाम पे शेख हसीना को भगा दिया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 350 सीटों की है बांग्लादेश की संसद, उसमें 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी 300 सीटों पर ही चुनाव होना है। और वहां का नियम कुछ इस तरह है कि 300 सीटों में जो जितनी सीट जीतता है उसी प्रोपोर्शन में बाकी के 50 सीटों में महिलाओं के लिए वो मिल जाता है। जैसे कि अगर बीएनपी ने मान लिया कि 300 में से 150 सीट जीत ली, तो 25 सीट मिल जाएगी बीएनपी को महिलाओं में के कोटे में से। बिल्कुल वही प्रोपोर्शन में मिलता है। तो ये 300 सीटों में से जो छात्रों का जो ये पार्टी है, जो एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मतलब 10% भी सीटों पर नहीं लड़ रही है। हो गया रिवॉल्यूशन इनका। और ये पता है किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं? ये जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। जमाते इस्लामी ने इनको यह कहा कि भाई तुम सब जेंजी फेंजी हो, सोशल मीडिया पे जितना क्रम लगा लो और आग उग लगा लो, बस इतना ही तक तुम्हारा वैल्यू है।
हमारे बाकी साथ तुम जुड़ो, हम इतने- आतंकवादी हैं, हम चुनाव लड़वाएंगे। नहीं बोलो, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारा क्या है ना कि तुम लोग सब यूथ वूथ हो, नाचो गाओ, लाइब्रेरी में आग लगाओ, बिल्डिंगें फूक दो, ये शेख हसीना के घर में घुस जाओ, उठा के लेके आ जाओ, बस तुम्हारी यही औकात है। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो तुम आ जाओ हमारे साथ, तुमको हम 10% सीट दे देंगे, शहरों की अर्बन सीटें, उसमें से जीतोगे कितना वो तुम समझ लो। और इसके खिलाफ एनसीपी में भी बंटवारा हो गया। तो इस चुनाव के गुट ये बाद है, जो 10 फरवरी को चुनाव होगा, उसके बाद आपको बांग्लादेश की स्थितियां क्या नजर आ रही हैं, ये समझाने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। मुझे ऐसा अभी महसूस हो रहा है कि तारिक रहमान की पार्टी फिलहाल अपरेज में है, जो बीएनपी है, लेकिन पाकिस्तान और सीआईए दोनों चाहते हैं कि जमात आए। तो सीआईए का पूरा और वो- इन्फ्लुएंस होगा इस चुनाव में? अभी जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश के, वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं। खास करके उस्मान हादी की मौत के बाद उन्होंने हालांकि रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं किए हैं, वो तारिक रहमान के साथ भी मिल रहे हैं, लेकिन जो एक्टिविटीज है वो बता रही है कि वो कट्टरपंथी आए, ताकि वो जो कट्टरपंथी वहां सरकार में आएंगे तो इनका कोई फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है, म्यांमार में जिहाद करने का, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जिहाद करने का। तो जब सरकार जमात की रहेगी, जब जिहादियों की, तभी तो उनको वो कैडर मिलेंगे। तो पैसा लगा और होगा? उसका अब लगा तो रहे, सुनने में तो यही आ रहा है कि जमात के पीछे सीआईए पैसा लगा रहा है। और एक चीज और है कि अभी जो इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, उसमें जमात ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। और उन्होंने कहा है कि हम पड़ोसियों के साथ काम चलाओ रिश्ते रखेंगे, जैसे नेपाल के साथ, भूटान के साथ, भारत के साथ, म्यांमार के साथ वर्किंग रिलेशंस की बात की गई है। लेकिन अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखेंगे, ये कहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अमेरिका अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रहा था, आपको पता है। चाइना के पास गया कि हमारा मेज खरीद लो, चाइना ने मना कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया, दुनिया में कोई देश खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। बांग्लादेश में उसकी पपेट सरकार है, और यूनुस से कहा कि हमारा वाला खरीदते हो कि मारे तुमको। वो तो यहां मेज, आप जाके देखिए वहां खबरें, अमेरिकन मेज आ रहे हैं, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और ये वहां के किसानों के लिए बहुत खराब है। कि जब अमेरिका अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहां डंप करना शुरू कर देगा तो वहां के किसानों का क्या होगा? बिल्कुल, मतलब कि स्थितियां, कोई पार्टी कुछ नहीं बोल रही। भले चुनाव हो जाएंगे लेकिन स्थितियां उतनी सामान्य आपको नहीं दिखेंगी जितना शेख हसीना के वक्त में दिखता था। रफ्तार बांग्लादेश की जीडीपी की आपको वो नजर नहीं आएगी जो शेख हसीना के टाइम पर नजर आ रही थी। बांग्लादेश का विकास आपको वो नजर नहीं आएगा जो शेख हसीना के टाइम पर नजर आ रहा था। जी, आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, चाहे नेपाल हो या बांग्लादेश, जो जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, या भारत के अंदर भी जो जेनजी रोज सोचते हैं कि सड़कों पर उतर के करें, वो जरा रिजल्ट देख ले नेपाल और बांग्लादेश का। ये इन लोगों ने पूरी दुनिया में शेख हसीना को सिर्फ इसलिए बदनाम किया कि वो भारत की पपेट है और हम पूरा एक नया सिस्टम लाएंगे और क्रांति कर देंगे। लेकिन जरा देखिए कि वहां क्या हालत है कि आज वो सिर्फ 30 सीटों पे लड़ रहे हैं, उसमें से 5 से 10 से ज्यादा जीतने की पोजीशन में नहीं है। कुछ लोग नेता बन गए और देश में बेरोजगारी बढ़ गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, जीडीपी कोलैप्स हो गया, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बंद हो गया। कुल मिलाकर बांग्लादेश को इन जेनजी ने बर्बाद कर दिया, जोश जोश में आके। बिल्कुल, और जो लोग जेनजी को उकसा रहे हैं भारत में, वो तो अपने एजेंडे के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन जेनजी को ध्यान देना चाहिए कि पड़ोस के 2 देशों का हाल क्या हो गया है उनके आंदोलन के बाद। बाकी बांग्लादेश चुनाव की हर एक कवरेज आपको यहां पर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।